नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और योजना जारी की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स के माध्यम से 1040 करोड़ रुपए जुटाए। पंजाब ने चालू धान सीजन के लिए पराली दहन को रोकने के लिए अपनी योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सौंप दी है। भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए प्रतिबंध को लेकर विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति प्रकट की। भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है और ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और योजना जारी की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2 पहलें शुरू की हैं। भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन योजना यानी प्रिप योजना NPRDIP के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य नई दवाओं की त्वरित खोज को प्रोत्साहित करना है, अनुसंधान सेगमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और R&D परिवेश को मजबूत करना है। मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य प्रस्ताव भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मेडटेक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये परिषद उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाएगी और उसे बढ़ावा देगी। प्रिप योजना का उद्देश्य भारतीय फार्मा और मेडटेक क्षेत्र को लागत आधारित से मूल्य तथा नवाचार आधारित उद्योग में बदलना है। इस योजना के 2 घटक हैं। घटक A के तहत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान निपेट्स में 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और घटक B के तहत 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये क्षेत्र है नई रासायनिक संस्थाएं, बायोसिमिलर सहित जटिल जेनेरिक, चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्फन ड्रग्स और रोगाणुरोधी प्रतिरोध। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से विश्व का 3रा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। इसका वर्तमान बाजार आकार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नई पहलों से फार्मा क्षेत्र को काफी लाभ होगा। इससे अनुसंधान संबंधी अवसंरचनाओं का विकास होगा। फार्मा क्षेत्र के विकास के लिए एक सक्षमकारी परिवेश का निर्माण होगा। निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से उद्योग अकादमिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों को लॉन्च करने में सहायता मिलेगी। और इसका अन्य लाभ है व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों को लॉन्च करने में सहायता करना। NPRDIP यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक और प्रिप का मतलब है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक। और आइए अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स के माध्यम से 1040 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक तरह का वित्त पोषण तंत्र है। इसमें सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण के लिए भुगतान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे कि NGOs एवं निवेशकों के साथ समझौते करती है। नाबार्ड द्वारा जारी SIB देश में ऐसा पहला सामाजिक बॉन्ड है जिसे बाह्य संस्थाओं ने प्रमाणित AAA रेटिंग प्रदान की है। इसी बॉन्ड के लिए AAA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी उच्चतम रेटिंग होती है। वित्त पोषण के लिए पात्र परियोजनाएं हैं किफायती आवास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड। SIB यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड अन्य बॉन्ड से अलग इस तरह से हैं क्योंकि सभी SIBs में 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक है जवाबदेही और दूसरा है अग्रिम वित्त पोषण। वित्त पहले प्रदान किया जाता है न कि योजना के परिणामों की प्राप्ति के बाद। वित्त पोषण परियोजनाओं को परियोजनाओं के आउटपुट के विपरीत उनके आउटकम के आधार पर रिपोर्ट करना जरूरी है। ये केवल भौतिक अवसंरचनाओं के निर्माण की बजाय सेवाओं की आपूर्ति में सुधार पर केंद्रित है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के और भी कई लाभ हैं, जैसे कि ये सामाजिक कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार करते हैं, ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, ये जिम्मेदार सामाजिक निवेश को बढ़ावा देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID द्वारा लॉन्च किया गया उत्कृष्ट इम्पैक्ट बॉन्ड स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में जारी किया गया दुनिया का पहला
पहला इम्पैक्ट बॉन्ड था। भारत का पहला SIB वर्ष 2020 में पिंपरी चिंचवड नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर जारी किया था। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की कार्यप्रणाली कुछ इस तरह से होती है कि ये सरकार सोशल आउटकम पर राशि के भुगतान के वादे के साथ सामाजिक या पर्यावरणीय परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक मध्यवर्ती के साथ अनुबंध करती है। फिर मध्यवर्ती परियोजना के लिए पूंजी जुटाता है। इसके बाद वो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक सेवा प्रदाता से अनुबंध करता है। फिर आमतौर पर यदि परियोजना परिणाम देने में विफल हो जाती है तो सरकार कोई भुगतान नहीं करती है और निवेशक का कुछ या पूरी पूंजी का नुकसान हो जाता है। यदि परियोजना सफल हो जाती है तो सरकार मध्यवर्ती और निवेशकों को भुगतान करती है। अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण से संबंधित। पंजाब ने चालू धान सीजन के लिए पराली दहन को रोकने के लिए अपनी योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को सौंप दी है। पराली दहन गेहूं के बुआई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक खेत से धान की फसल के अपशिष्ट को निपटाने का एक तरीका है। ऐसा करके खेतों को कम समय में ही अगले सीजन की बुआई के लिए तैयार किया जाता है। पराली दहन करने की वजह से कई प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5। पराली दहन का कारण ये है कि किसान श्रम की कम जरूरत वाले उपकरणों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं। इसके उपयोग से धान की पराली खेत में ही रह जाती है। क्योंकि धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुआई के बीच केवल 10 दिनों से भी कम का समय होता है, इसलिए किसान अक्सर पराली को जलाने का विकल्प चुनते हैं। पराली दहन को रोकने के लिए कई पहलें भी लागू की गई हैं, जैसे कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास आधारित पैलेट्स का सह दहन किया जा रहा है। दिल्ली NCR के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू किया गया है। पंजाब और हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और पंजाब की कार्य योजना ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2023 के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 50% की कमी लाने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए इन सीटू प्रबंधन और एक्स सीटू प्रबंधन दोनों को लागू किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक लक्ष्य NCR तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के मामलों में समन्वय बढ़ाना है, अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा मुद्दों की पहचान करके उनका समाधान करना है। ये राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के लिए वैधानिक दिशा निर्देश भी जारी करता है। भारत द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति प्रकट की गई। WTO के कुछ सदस्य देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर WTO में आपत्ति प्रकट की है। इससे पहले 20 जुलाई 2023 को सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया था। निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में कई तर्क हैं, जैसे कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की इस किस्म की कीमतों में होने वाली वृद्धि को कम करना है। भारत से चावल की इस किस्म के निर्यात में वृद्धि होने के कारण घरेलू बाजार में इसकी कीमत बढ़ रही थी। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में इसके निर्यात में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। निर्यात में हुई तेज वृद्धि के कई कारण रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की उच्च कीमत, अल नीनो प्रभाव की आशंका और चावल के कुछ अन्य उत्पादक देशों में चरम जलवायु परिस्थितियां आदि। इसके अलावा सरकारी अनुमानों के अनुसार रबी सीजन 2021-22 की तुलना में रबी सीजन 2022-23 में 13.8% कम चावल का उत्पादन हुआ था। इसलिए चावल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से चावल का काफी निर्यात किया जाता है। वैश्विक स्तर पर चावल के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। इसके अलावा भारत से होने वाले चावल के कुल निर्यात में पर बॉइल्ड राइस और बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 55% है। पर बॉइल्ड राइस वो होते हैं जो अधपके होते हैं। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत के कुल चावल निर्यात में गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 58% थी। वर्तमान में भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले स्थान पर चीन है।
भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है। फास्फोरस पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। पौधों को इसकी बहुत जरूरत होती है और इसकी जरूरत इसलिए होती है पौधों को क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधे के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण और पोषक तत्वों के संचार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मजबूत जड़ों का विकास और आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण फास्फोरस की वजह से ही होता है। भारत विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है। इसका अधिकतर हिस्सा पश्चिम अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों से आता है। भारत में फास्फेट की चट्टानें मुख्य रूप से केवल 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कुछ निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग में भी मौजूद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मसूरी अभिनति और आंध्र प्रदेश के कडप्पा बेसिन में। फास्फोरस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं इसलिए भी हैं क्योंकि अधिकतर स्थानों पर फास्फोरस कैडमियम के साथ मौजूद होता है और कैडमियम एक भारी धातु है जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है। मोरक्को, पश्चिमी सहारा जो कि एक गैर स्वशासी राज्य क्षेत्र है, इसके अलावा चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ ही देशों का फास्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण होना एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता का विषय है। फास्फोरस के और भी कई हानिकारक प्रभाव हैं, जैसे कि अधिकतर फास्फोरस कृषि अपवाह के रूप में और सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुंच जाता है। इससे विषाक्त शैवालों की वृद्धि होती है। अक्सर कैडमियम युक्त उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है। फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं। जब मनुष्य ऐसी फसलों का उपभोग करता है तो इससे उनके शरीर में इनका जैव संचय होने लगता है, जिससे हृदय रोग में वृद्धि होती है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए कई उपाय हैं, जैसे कि परिशुद्ध कृषि के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, कम इनपुट वाले कृषि पारिस्थितिकीय उपागमों को अपनाना। इसके अलावा फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए शहरी सीवेज का उपयोग करना। अगला टॉपिक है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस ने संयुक्त रूप से जारी किया है। ये एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत ब्रेक थ्रू एजेंडा को लॉन्च करने के एक हिस्से के रूप में की गई थी। ब्रेक थ्रू एजेंडा को 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में लॉन्च किया गया था। ब्रेक थ्रू एजेंडा एक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई को संरेखित करना और निवेश के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ये क्षेत्र हैं विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा के संधारणीय तरीकों को अपनाने में तेजी आ रही है। देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र की कुल उत्सर्जन में हिस्सेदारी लगभग 23% है। वर्ष 2010 के बाद से इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में क्षेत्रवार कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र में ये कहा गया है कि ऊर्जा संसाधनों के भंडारण और वितरित संचालन में अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाइड्रोजन क्षेत्र के बारे में ये कहा गया है कि भंडारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विनियामकीय ढांचे को परिभाषित करने की जरूरत है। साथ ही अच्छी तरह से लक्षित उपयोगों के लिए उपलब्ध रियायती वित्त में वृद्धि की जानी चाहिए। सड़क परिवहन के क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन की समय सीमा निर्धारित करने और बैटरी कार्बन फुटप्रिंट के लिए मानक स्थापित करने की जरूरत है। साथ ही स्टील विकार्बनीकरण नीतियों पर संवाद स्थापित किया जाना चाहिए और एक उत्सर्जन अकाउंटिंग पद्धति विकसित की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकी, खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने, मीथेन उत्सर्जन को कम करने और फसलों तथा पशुधन प्रजनन के लिए अतिरिक्त वित्त की जरूरत है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी अफसपा 1958। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफसपा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अफसपा के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अफसपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अफसपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती हैं। साथ ही धारा 6 सशस्त्र बलों को इस संबंध में कार्रवाइयों से उन्मुक्ति का उपबंध करती हैं।
अगला टॉपिक है निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना। रोडटेप या फिर RODTEP योजना भी इसे कहा जा सकता है। इसे निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क या फिर करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती थी जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन संबद्ध शुल्कों या करों में शामिल हैं स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि। ये योजना वैश्विक स्तर पर स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले करों और शुल्कों पर या तो छूट दी जानी चाहिए या उन्हें निर्यातकों को वापस कर दिया जाना चाहिए। ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है। इसे एंड टू एंड IT परिवेश में लागू किया जा रहा है। एंजल टैक्स। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर नियमावली के नियम 11 UA में संशोधन को अधिसूचित किया है। नियम 11 UA एंजल टैक्स लगाने के उद्देश्य से शेयरों के वैल्यूएशन से संबंधित है। एंजल टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। इससे पहले ये केवल रेजिडेंट निवेशक के निवेश पर ही लगाया जाता था। हालांकि 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2024 से इसे अनिवासी निवेशकों पर भी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव फ्रेमवर्क। विश्व बैंक समूह ने विकास के लिए शहरी परिवहन का विकार्बनीकरण रिपोर्ट जारी की है। इसमें शहरी सार्वजनिक परिवहन का विकार्बनीकरण करने के लिए ASI फ्रेमवर्क अपनाने की सिफारिश की गई है। ASI फ्रेमवर्क यानी अवॉइड परिवहन गतिविधि की समग्र मांग को देखते हुए कम यात्रा करने या कम दूरी की यात्राओं को बढ़ावा देना चाहिए। शिफ्ट यानी सवारी या माल ढुलाई यात्राओं के लिए अधिक कार्बन उपयोग वाले माध्यम को छोड़कर कम कार्बन उपयोग वाले माध्यम को अपनाना चाहिए। इम्प्रूव यानी वाहन परिचालन और ईंधन की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। नेट जीरो रोड मैप रिपोर्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई है क्योंकि दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना का विकास हो रहा है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकें उन तकनीकों में से हैं जो आज और 2030 के बीच उत्सर्जन में 1/3 कटौती कर सकती हैं। इसमें ये भी सुझाव दिया गया है कि इस दशक के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को तिगुना करने, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज का उपयोग करने आदि को बढ़ावा देना चाहिए। अगला टॉपिक है ट्रांसजेंडर समुदाय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सुझाव पत्र। NHRC ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक सुझाव पत्र जारी किया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालयों की सुविधा हो, निःशुल्क लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी, पेंशन अधिकार, विरासत की संपत्ति में अधिकार जैसे कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियमावली 2020 के तहत एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के मामलों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक के अधीन एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की स्थापना करनी चाहिए। अगला टॉपिक है वीमेन पावर एंड कैंसर लैंसेट आयोग। लैंसेट आयोग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के मुताबिक भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली लगभग 6.9 मिलियन मौतें रोकी जा सकती थीं और कैंसर के 4.03 मिलियन मामलों का इलाज किया जा सकता था। संक्रमण भारतीय महिलाओं में कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक बना हुआ है। इसके बाद तंबाकू, शराब और मोटापा प्रमुख कारण है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई मुख्य सिफारिशें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कैंसर उपचार से संबंधित सभी नीतियों में सेक्स और जेंडर को शामिल किया जाना चाहिए। कैंसर की शीघ्र पहचान और निदान तक समान पहुंच के लिए लैंगिक रूप से परिवर्तनकारी रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं की कैंसर अनुसंधान संसाधनों और वित्त पोषण के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगला टॉपिक है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम यानी PET46। शोधकर्ताओं ने पहली बार गहरे समुद्र में एक सूक्ष्म जीव में PET46 की खोज की है। PET एक तरह का हल्का प्लास्टिक है। इसका खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जल जैसे पेय पदार्थों की पैकिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। PET46 एंजाइम लंबी श्रृंखला और लघु श्रृंखला दोनों प्रकार के PET अणुओं को क्षीण करने की अनूठी क्षमता रखता है। इससे PET का निरंतर क्षरण होता रहता है। इसका महत्व ये है कि ये समुद्र में PET
अपशिष्ट को नष्ट कर सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रयासों में प्रभावी मदद मिल सकती है। ये गहरे समुद्र में आर्किया यानी समुद्री जीव की पारिस्थितिक भूमिका को समझने में योगदान देगा। अन्य पेट डिग्रेडिंग एंजाइम है पेटेज, MHETase, THC_cut1। अगला टॉपिक है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये वर्ष 2021 के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। इस समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय करता है। ये पुरस्कार पहली बार 1969 में शुरू किया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। निकारागुआ, यहाँ की राजधानी मानागुआ है। ये मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो निकारागुआ की नदियां हैं सैन जुआन, कोको, रियो ग्रांडे, माटागल्पा आदि, और झीलें हैं निकारागुआ झील, मानागुआ झील और टिस्कापा झील। निकारागुआ के मुख्य ज्वालामुखी हैं मसाया, सेरो नीग्रो और मोम्बाचो, और निकारागुआ की सबसे ऊंची चोटी है मोगोटन चोटी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।